हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं यशोवर्धन और आज हम लोग हजेल आईस एकेडमी में आज बात करें करंट अफेयर्स में एक ऐसी खबर जो लगातार पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि हर न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर की सुर्खियां बना हुआ है। और बात कुछ ऐसी है कि हमसे ही अलग होकर के पाकिस्तान एक देश बना 1947 में, और कई बार वो हमें आग दिखाते रहते हैं, राइट, धमकियां देते रहते हैं। और अब फिर से एक धमकी मिली है। और देखिए 22 ऑफ अगर हम देखें लास्ट मंथ जो अप्रैल में एक घटना हुई पहलगाम में, और उस घटना के बाद भारत ने विरोध किया और पाकिस्तान ने बदले में कहते हैं कि अगर आप कुछ करते हैं तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। भले ही खाने को रोटी ना हो, लड़ने के लिए गोला बारूद ना हो, लेकिन हिम्मत तो है। कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ। इन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने किसी भी तरह से इंडस वैली जो माफ कीजिएगा सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर ट्रीटी की किसी भी रिवर के पानी को रोकने की कोशिश की, कोई स्ट्रक्चर बनाया, तो हम स्ट्राइक कर देंगे। या वो किसी भी तरह की स्ट्राइक करता है तो भी हम स्ट्राइक कर देंगे, अटैक कर देंगे। सो देखिए, अगर हम जितने भी देखें तो मेन सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये खबर छाई हुई है। सो इसकी हेडलाइन कुछ ऐसी बनी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने भारत को जंग की चेतावनी दे दी है। राइट, अब देखें क्या कहा है इन्होंने, सुनते हैं, पूरी बात देखते हैं। पाकिस्तान का एक निजी चैनल है जियो न्यूज़, उस कार्यक्रम का नाम है नया पाकिस्तान। वहां पर बोलते हुए पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, अगर भारत सिंधु नदी जल संधि का उल्लंघन कर पानी रोकने या उसकी दिशा मोड़ने के लिए कोई भी ढांचा बनाता, कोई स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक हमला माना जाएगा और हम उस ढांचे को नष्ट कर देंगे। कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा होता है तो हम जंग के लिए तैयार हैं, भारत को हम चेतावनी देते हैं, डरा रहे हैं भाई। अब सवाल आता है, अगली बात इन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। सिंधु जल संधि का उल्लंघन करना आसान नहीं है, ख्वाजा आसिफ बोल रही है। यह पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घोषणा होगी। कोई हमला सिर्फ तोप के गोले या बंदूक चलाने तक ही सीमित नहीं है, इसके कई रूप हैं, जिनमें से एक यह भी है कि इससे देश के लोगों को भूखा और प्यास से मारा जा सकता है। कुल मिलाके जो लब्बो लबाब है इस खबर का वो ये है कि अगर भारत ने इन नदियों का रुख मोड़ दिया तो क्या होगा, तो इसका मतलब यह होगा कि भारत ने हमारे विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया है। सवाल यह आता है, ये इतने सालों से ये कर रहे हैं, ये क्यों नहीं समझते कि इन्होंने जंग का ऐलान किया, भारत ने जंग का ऐलान नहीं किया। कई बार अब तक 3 बड़े युद्ध लड़े जा चुके हैं और हम देखते क्या हैं, ये आज भी हमें क्या देते हैं, धमकियां देते हैं कि जंग हो जाएगी। कुल मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय जो एक समुदाय को प्रभावित करने का एक तरीका है कि आप हमारे यहां पर स्ट्राइक करने से भारत को रोकिए, नहीं तो एक रीजनल लेवल पर एक संघर्ष छिड़ जाएगा। इस चीज को आप सिर्फ ये मत देखिए कि उन्होंने क्या कहा, ये एक टैक्टिक्स होती है, इसे बोलेंगे एक विदेश नीति के तहत एक रणनीति होती है, देशों की रणनीति होती है कि अगर भारत भी अगर सीमा पे अपनी सेना भेज देता है या अपनी जो भी डिफेंस ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्रीज है वहां पे क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा अचानक से, तो इसका मतलब होता है कि युद्ध के लिए तैयार है। तो ये भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, तो उन्होंने बचने का तरीका निकाल रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, क्या था घटना, उस पर भी हम जिक्र कर लेते हैं। 22 ऑफ अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, 26 लोग जिसमें मारे जाते हैं। और भारत ने क्या किया, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी पर एक ट्रीटी हुई थी, उसके पानी के बंटवारे को कि 6 नदियां हैं तो कौन कौन सी नदी किसके लिए होगी, तो 3 पाकिस्तान को और 3 भारत को। सो कुल मिलाकर के अगर देखें तो विदेश नीति में इस तरह की टैक्टिक्स होती है कि किसी भी देश से हमें ऐसा लगता है कि वो आक्रमण कर देगा, तो बचने का तरीका यह है कि आप पहले से एग्रेसिव हो जाइए, सबसे बेस्ट तरीका ये। और ये हम रोजमर्रा के अपने जीवन में देखते हैं। और सिर्फ बात यहीं नहीं रुकी, अगर भारत ने इस ट्रीटी जो 1960 की है इसका बोला कि भाई हम इसको क्या करें, सस्पेंड कर रहे हैं, तो बदले में उन्होंने भी किया, क्या किया, शिमला समझौते की जो शर्तें उनको सस्पेंड कर दिया। बोला भाई हमारा आप एयर स्पेस जो है वो यूज नहीं कर सकते, मतलब दोनों ने एक दूसरे के लिए किया, हम उस पर अभी चर्चा करेंगे। एक और चीज देखिए,
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो। जानते हैं कौन है? ये बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। बेनजीर भुट्टो कौन है उसके बारे में बता देता हूं। वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी। जुल्फिकार अली भुट्टो कौन था? वो भी पाकिस्तान के क्या रह चुके हैं? रहनुमा रह चुके हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और ये कुल उससे पहले से हम देखते हैं यही कहा करते थे कि जुल्फिकार अली का अगर मैं भाषण मिलेगा तो मैं लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। वो साफ कहते हैं कि चाहे हमें घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन हम क्या करेंगे, हम परमाणु बम बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और भारत को चैलेंज करेंगे, भारत को हम निस्तर नाबूद कर देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, लगातार ये सब बातें करते रहते हैं। देखिए कहावत है ना कि जिसके पास कुछ नहीं होता है वो क्या करेगा, कुछ भी बोल देगा, कि उसको पता उसके बाद कुछ है ही नहीं तो कुछ भी बोल सकता। हाँ, जिसके पास बचाने के लिए कुछ है वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। सो पाकिस्तान के पास असल में कुछ है नहीं, वो सिर्फ दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स चलता है, और चाइना को काय के लिए, उसके अपीसमेंट के लिए, कि चाइना खुश होता रहे कि हम उलझा के रखेंगे इंडिया को, तो इंडिया का ग्रोथ क्या होगा, हैम्पर करेगा, क्योंकि इंडिया डिफेंस पर ज़्यादा खर्च करेगा डेवलपमेंट की जगह, तो लोगों को फिर महंगाई भी बुरी लगेगी। डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और फिर उस पर ऐसी चीज़ हो जाएगी, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। और हम अगर रिटेलिएट नहीं करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी फिर से कोई जैसा स्ट्राइक नहीं करते हैं, बालाकोट जैसा स्ट्राइक नहीं होता, तो क्या होगा, देश को लगेगा कि प्रधानमंत्री कमजोर है। सो कुल मिलाकर के ये चाहते ये थे कि इस तरह की घटना हो। अब इन्होंने क्या कहा इस बात को सुनिएगा। बिलावल भुट्टो जो इसके नाना ने कहा था उसी तरह की भाषा बोल रहा है। वो बोलता है या तो सिंधु नदी से हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून, मतलब भारतीयों का खून। समझ रहे हैं आप? चलिए, सो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोवोक किया जाए इंडिया को, और लेकिन इंडिया अगर एक छोटा सा भी कदम उठाता है बिना तैयारी के तो वहां समस्या होगी। और कुल मिला के टैक्टिक्स ये कि इंडिया कोई कदम उठाए ही ना, ये अपनी जनता को संतुष्ट करने के लिए दिखा रहे हैं कि देखो हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन असल में मजबूत नहीं है। और जो लोग कमजोर लोग होते हैं वो बस चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं और कर कुछ नहीं पाते। जिनको कुछ करना हो तो चुपचाप कर जाते हैं। अब देखते हैं, और ये क्या कहते हैं, जब इनसे बीबीसी के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा भाई आप ये क्या बातें बोल रहे हैं, कहते नहीं नहीं हम तो आम पाकिस्तानी जनता की भावनाओं को दोहरा रहे हैं। तो भारत में भी तो बोला जा सकता है हम पाकिस्तान को मिटा देंगे, लेकिन हमारे नेता, बड़े नेता, मतलब प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या बड़े अच्छे जिम्मेदार मिनिस्टर, मैं आम नेताओं की बात नहीं करता कि जो गली कूचे में घूमने वाले नेता वो तो कुछ भी जो मन करे बोल दें, लेकिन ऐसा नहीं बोलते। हम ये जरूर बोलते हैं कि हम दिखाएंगे, रिटेलिएट करेंगे। ये तो जायज़ बात है भाई, हमारे देश पे आक्रमण हुआ। अब देखिए अब क्या होता है, वे क्या हुआ देखिए। अब वे उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि क्या हो सकता है। वे कहते 2019 में भी ऐसा हुआ था और भारत ने इमीडिएट अटैक नहीं किया, भारत ने 12 दिन बाद उसका जवाब दिया था। ठीक है, क्या हुआ था, सीआरपीएफ के काफिला जो उनका कॉन्वॉय जा रहा था उस पर अटैक किया गया था और 40 सैनिक हमारे मारे गए थे, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के। अब एक मन में एक सवाल आता है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर हो जाता है, जंग छिड़ जाती, तो क्या स्थितियां होंगी। देखिए न्यूज़पेपर्स में जो एनालिसिस आ रहा है वो आ रहा है कि भारत से अगर जंग हुई तो पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा, सिर्फ 4 दिन। अब आप सोच के देखिए, ना गोला ना बारूद ना हौसला, युद्ध हुआ तो भारत के सामने 4 दिन भी टिक नहीं पाएगा। आ जाइए राइट। सो क्यों भाई, क्योंकि गोला बारूद की कमी उस देश पर। अगर देखा जाए तो क्या इस कमी का कारण यूक्रेन के साथ हथियारों का सौदा, इन्होंने अपने हथियार यूक्रेन को बेच दिए थे। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान ने, मतलब कई सारे गोला बारूद इनके जनरल लोगों ने क्या किया, यूक्रेन को बेच दिए थे, भाई पैसे मिलेंगे। और ये खबरें भी चल रही हैं कि इनके जनरल ने खुद तो बेच दिए हथियार। अब कहाँ से कमी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इतनी तेजी से बना नहीं पाएंगे, तो वो भी चाहते युद्ध ना हो, लेकिन हम बातें कुछ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें जिससे दुनिया को लगे कि बस ये तो लड़ने पे उतारू हैं, तो क्या हो, दुनिया बचाने आ जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो। ऐसा होता है ना, कई बार आप रोड पे भी देखते होंगे झगड़ा करते हुए, कोई जानबूझ के चिल्लाएगा, उसको मारपीट नहीं करनी है, लेकिन लगेगा 4 लोग आके बस रोक ले रहे भाई झगड़ा मत कर राजा पीछे आ जा, तो लगेगा देखो अपना ईगो भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये है, ये तो चलो बातचीत की बातें हुई, लेकिन विदेश नीति को समझिए कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं। अब हुआ क्या, भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है इसको समझिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त कौन है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई हैं ये क्या कर रहे हैं, कई देशों के अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनसे मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया से के पास गए और सऊदी अरेबिया से इन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, प्लीज आप भारत को समझाइए, भारत के ऊपर प्रेशराइज, मतलब प्रेशर डालिए कि वो युद्ध ना करे,
क्योंकि अब ये तो करना ही पड़ेगा दुनिया के और देशों को। और क्यों गए अरब कंट्रीज के पास? क्योंकि वहां से हमारा क्रूड ऑयल की सप्लाई होता है। समझ रहे हैं आप? तो ये देखिए, अब अगर हम बात करें, और ये देखिए कैसे कितने मासूम बन जाएंगे, कहेंगे अरे नहीं भाई हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। क्या बोलते हैं शहबाज शरीफ, कश्मीर के पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, पाकिस्तान उसकी निंदा करता है, जबकि इनको पता है कि इनके देश के लोगों ने भेजे। वे कहते हैं पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सबसे ज्यादा पीड़ित देश है। ठीक है, सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है। ये कहते हैं हमारे देश में ही देखिए। और जो अभी जफर एक्सप्रेस में एक जो घटना हुई थी, बलूचिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, माफ कीजिएगा, टेररिस्ट नहीं है वो, सेपरेटिस्ट हैं, तो उन्होंने जो हमला किया था, तो उन्होंने क्या बोले, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने करवाया है। ब्लेम गेम, राइट। अब देखिए अभी क्या कहते हैं, कहते हैं कुछ सालों में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने लगभग 90,000 लोग मारे गए हैं, 90,000, और पाकिस्तान ने 152 अरब डॉलर का लॉस उठाया है। मतलब उसको पता है नुकसान हो रहा है, लेकिन तब भी अपनी जनता को संतुष्ट करने, क्योंकि वहां की जनता भी कैसी मूर्ख है। जो पाकिस्तानी देखेंगे, भाई देखो मैं क्या करूं, बोलना पड़ रही बात कि ज्यादातर लोग वहां की जनता धर्म से प्रभावित है। मैं बुरा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जनता समझती नहीं, जनता ऐसे लोगों को अपना रहनुमा बना लेती है, तो दिक्कत तो होगी। अगर गलत लीडर को आप चूज कर लेंगे, और वो लीडर क्या करेगा, जनता को, ऐसे अंधे लोगों को जो सोचते समझते नहीं, कुछ भी आर्थिक तरक्की क्या होती है ये नहीं जानते, उनको लगता है न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया बस दुनिया हमने जीत ली, तो ऐसे लोगों को क्या लगेगा, वॉर 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 चिल्लाएंगे बात बात पर, धर्म के अंधे हो जाएंगे। जैसे कई बार आप भारत में भी देखते होंगे कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे बड़े नेता इस तरह की बातें नहीं करते। क्लियर, इस बात को समझिएगा। तो वहां पर ऐसा नहीं है। अब वे क्या कहते हैं, देखिए मौजूदा समय में पाकिस्तान सिंधु जल संधि के भारत के एक तरफा उल्लंघन को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लेके जाएगा। मतलब भारत को क्रिटिसाइज करवाएंगे, सबसे बोलेंगे अरे साहब देखो ये क्या कर दिया इन्होंने, हमारे देश के तो 80% जो सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए, पानी पीने के लिए जो है पानी मिलता है, कहां से, इंडस रिवर का जो बेसिन है वहां से आता है 80% वाटर। अगर उसी पर रोक लगा देगा इंडिया, तो हम तो हाहाकार मच जाएगा, देश में अकाल पड़ जाएगा। ठीक है, ड्राउट की स्थिति पैदा हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, फसलें नहीं हो पाएंगी। तो कुल मिला के भारत हमें क्या कर रहा है, पनिश कर रहा है, जबकि हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि बोलेंगे इस घटना का कोई सबूत भारत ने दिया नहीं है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। वो जज से बोल देते भाई इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, दे ऑल टेररिस्ट आर नॉन स्टेट एक्टर्स। चाहिए स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई आपके देश में ऐसे भाग करके कश्मीर के लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ कुछ दिन रहते, बंदूक लेके फिर चले जाते हैं, वो ये बोलते हैं, कहते इसमें हमारा लेना देना नहीं है, आपके लोगों ने किया है। अब देखिए ये जब ये घटना हुई उस समय क्या हुआ कि यहां पर भारत में आए हुए थे, कौन आए थे भारत में, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस। इत्तेफाक से इनकी जो पत्नी है वो इंडियन ओरिजिन की है, उषा वेंस नाम है, तो वो ये आए हुए थे। और उसी दौरान यहां पर क्या हुआ, टेररिस्ट लोगों ने अटैक कर दिया बेसरन वैली में, पहलगाम में। तो जेडी वेंस ने जो बात कही, अमेरिका का एक न्यूज़ चैनल है फॉक्स न्यूज़, इसके प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, ये कुछ हद तक पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। उन्होंने माना कि पाकिस्तान जिम्मेदार है और भारत के साथ उसको क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, कि अगर भारत बोलता है भाई ये टेररिस्ट आपके यहाँ से आए तो लाओ कहाँ है। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है, ये तो बोल देते हैं, ठीक है। सो कुल मिलाकर के वे कहते हैं कि अमेरिका ने जो भी बात कही, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने, उन्होंने अपनी पर्सनल हैसियत से कहा, क्योंकि व्हाइट हाउस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मतलब आसिफ जो हैं, ख्वाजा आसिफ, वो ये बात कह रहे हैं कि ठीक है जेडी वेंस ने जो भी कहा ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, व्हाइट हाउस ने ऑफिशियल बयान तो ऐसा नहीं दिया कोई भी। तो इस तरह से बात खत्म कर रहे हैं। अब हुआ ये कि अब क्या कर रहे हैं, तो भारत और पाकिस्तान दोनों क्या क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर जिस तरह से वहां के प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों से समर्थन लेने का, तो भारत भी लोगों को बता रहा है कि भाई देखो हमारे देश में ये अटैक किया गया टेररिस्ट के द्वारा, और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के वो टेररिस्ट लोग यहाँ आए। अब हुआ क्या, भारत ने इंडस रिवर ट्रीटी को सस्पेंड किया, पाकिस्तान ने बदले में क्या किया, 1972 का हमारा जो शिमला एग्रीमेंट है उसको भी सस्पेंड कर दिया। आज हम इसको भी देखेंगे कि आखिर शिमला समझौता क्या है और किस तरह का प्रश्न यहाँ से बनेगा प्रीलिम्स में और मेंस में। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने जो हवाई क्षेत्र हैं वो बंद कर दिए एक दूसरे की, भाई आपका प्लेन आया हम उड़ा देंगे, हमारा उनके आगे वो कहते हैं हम उड़ा देंगे। तो दोनों ने अपना जो आसमान है साफ
करने के चक्कर में उन्होंने बोला कि दोनों की तरफ से बंद है। और क्या किया, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, मतलब मीडिया एक तरह का वहाँ का, वो कहता है कि भाई देखिए यहाँ पे जितने भी जो एफएम पर भारत के गाने चलते थे वो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान ने ऐसा किया तो भाई हमने भी क्या किया, हमने भी बदले में कुछ ऐसे ही कर दिया। हमने भी क्या किया कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट उसको ब्लॉक कर दिया, इंडिया में नहीं चलेगा। और क्या कर दिया, पाकिस्तान के क्रिकेटर, पाकिस्तान के जो लोग यहाँ काम करने आते हैं, ठीक है, फिल्म सेक्टर में अगर काम करने आते हैं, बॉलीवुड में काम करने आते हैं, तो हमने क्या किया उनके लिए, उनको भी सस्पेंड कर दिया, भाई आपके भी किसी तरह के अकाउंट नहीं चलेंगे। हैं कोई ऐसे लोग आते हैं, एक दो नाम तो बताइए। मायरा खान, ये मेरे ख्याल से मायरा खान एक सीरियल आया है उसकी, है ना, क्या कौन सा सीरियल था, हम सफर, नहीं मुझे लगता हम सफर था शायद, उसकी थी ये। चलिए ड्रामास, हाँ अब कैसे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे। चलिए, लेकिन आप सोचो हमारे देश में शायद मे भी उनसे ज़्यादा उन लोगों को पसंद करते होंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसमें करते, ठीक है होते रहते, टेंशन होते रहते, लेकिन इतना भी क्या है, जिन लोगों का रोल है उनको पनिश करो, ये नहीं कि किसी को भी पनिश कर दो। हाँ नेताओं को ठीक है, क्योंकि सरकार को एक मैसेज देना होता है कि भाई आप ऐसा मत कीजिए। अब जो भी बातें हुई हमने वो देखी, ठीक है, हमने वो देखी, और मूल मुद्दा ये है कि उन्होंने जिस तरह की चेतावनी दी, क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया को वो किसी तरह से नुकसान पहुंचा पाएंगे। आपको मैंने बता दिया कि उनके पास 4 दिन से ज़्यादा लड़ने का गोला बारूद नहीं है। क्या बातें वो कर रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, और बात ही इसलिए थोड़ी बड़ी हो जाती कि ये कौन है, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका, ख्वाजा आसिफ, ध्यान रखिएगा। अब हम लेके चलेंगे सीधा कि इससे क्या असर हुआ। इंडस वैली का ऑलरेडी हम लोग, इंडस रिवर का हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, जब ये हुआ तो उसके बाद इमीडिएट हमने किया था, और उस पर हमारा एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप लोग वहाँ से इंडस रिवर ट्रीटी क्या है उसे समझ सकते हैं। यहाँ पर एक जो चीज़ रह रही है कि भाई पाकिस्तान ने क्या किया, शिमला एग्रीमेंट जो है उसको सस्पेंड कर दिया। तो अब हम आज देखेंगे कि आखिर ये शिमला एग्रीमेंट है क्या चीज़, ठीक है, कब हुआ था। तो देखिए 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ। भाई ये वॉर हुआ क्यों, वॉर इसलिए हुआ कि देखिए उस समय था पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित, डिवाइडेड था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे हम आज का बांग्लादेश कहते हैं, वो हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान में एक पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की, आवामी लीग, उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मेजोरिटी मिल गई, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने उनको सरकार नहीं बनाने दी मेजोरिटी के बाद भी। और वो एक चीज़ और बोला करते थे कि आप लोग बांग्ला भाषा बोलना बंद कर दीजिए, उर्दू बोलिए, आप साड़ी पहनना बंद कर दीजिए, सलवार कमीज़ पहनिए, सलवार कुर्ता जो भी पहन बोलते हैं वो पहनिए। मतलब कल्चरल भी इश्यूज़ थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कल्चरल इश्यूज़ हैं, तो वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। तो वहाँ के जो लोग हैं वो जाति किया करते थे बंगालियों के ऊपर, ठीक है, एट्रोसिटीज़ हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। वो जो बंगाली लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, वो भाग करके आ जाते थे भारत में। अब भारत में क्या हुआ, शरणार्थियों की समस्या हो गई, लोग आके कहते साहब हम यहाँ रहेंगे, रिफ्यूजीज आने लग गए। भारत का तो जो भी स्टेट से, माफ़ कीजिए, बॉर्डर से रिलेटेड जो स्टेट्स थे, बॉर्डरिंग स्टेट, सबकी डेमोग्राफी गड़बड़ा गई, इतने ज़्यादा वहाँ से रिफ्यूजीज आने लग गए, और भारत ने अपनी सीमाएं खुली थी उस वक्त, आने दिया कि भाई इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को फिर इंदिरा गांधी उस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने समझा, उन्होंने डिफेंस वालों से पूछा भाई क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, अब ये तो तय कि ये अलग है, ये अलग है, हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो बांग्लादेश की थी एक, जिसको वहाँ पे वो लोग लड़ रहे थे वहाँ की सेना के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध पाकिस्तान की, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी के लोग आए, भारत से सपोर्ट मांगा, इंदिरा गांधी ने सलाह ली, बोला ठीक है हम दे सकते हैं, लोग सपोर्ट मांग रहे हैं, इनको इतना ज़्यादा मारकाट मचा रखी है, उनको ट्रेन किया, उनको हथियार दिए और छोड़ दिया, जाओ लड़ो। और पीछे से फिर जब पाकिस्तान ने पंजाब वाली बॉर्डर पर अटैक कर दिया, तो फिर भारत ने भी खुलेआम आक्रमण कर दिया, ठीक है, और वहां पर उसको जीत लिया। और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को क्या करना पड़ा, उन्होंने सरेंडर किया, पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। अब हुआ क्या भाई, दोनों बैठे बातचीत करते हैं, सरेंडर तो कर ही दिया, वहां कुछ बचा ही नहीं है। और ध्यान रखें उस समय जनरल अरोरा थे जिनके सामने ये सरेंडर किया गया था, और सेना प्रमुख थे सैम मानिक शॉ, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगर आप लोग मूवी देखना चाहें तो सैम बहादुर, उसमें ये घटना दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ भाई। बोला भाई ठीक है, बैठते हैं, पीस के लिए एक ट्रीटी करते हैं। तो समझौता हुआ 2 जुलाई 1972। और कहाँ बैठे भाई, गर्मी बहुत है, चलिए उमस का मौसम है, शिमला में बैठते हैं। तो शिमला में बैठ गए, हिमाचल में है। और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कहते थे घास की रोटी हम खा लेंगे लेकिन हम ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो ये देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो इनकी बेटी बाद में प्रधानमंत्री बनती है, और फिर बाद में इनके पति, बेनजीर भुट्टो के पति राष्ट्रपति बनेंगे, और उनका बेटा फिर बाद में फॉरेन मिनिस्टर, जो बिलावल भुट्टो, जिसकी बात कहता है कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या भारतीयों का खून बहेगा। ठीक है, चलिए, तो जुल्फिकार अली भुट्टो। अब यहाँ पे हुआ क्या, भारत और पाकिस्तान सभी विवादित मुद्दों को कहते हैं हम बातचीत से सॉल्व करेंगे, झगड़े में कुछ नहीं रखा। और कहते क्या है, हम किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपस में बैठ के बात करेंगे, तीसरे को नहीं घुसने देंगे अपने मैटर में। क्लियर है? और एक दूसरे की क्या करेंगे, संप्रभुता, मतलब सुप्रीमेसी, ठीक है, सोवरेनिटी। तो हम सोवरेनिटी का ध्यान रखेंगे, और हमारी जो अखंडता है, रीजनल इंटीग्रिटी अगर हम बात करें तो इंटीग्रल है हम। अब हम दोबारा तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई देश टूट जाए, तो हम इस बात का सम्मान करेंगे, एक दूसरे देश के क्या करेंगे, हम सोवरेनिटी का हम सम्मान करेंगे और क्षेत्रीय अखंडता का भी सम्मान करेंगे। और क्या करेंगे, दोनों पक्ष भविष्य में युद्ध और संघर्ष से बचेंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जो है उसको इन्होंने मान लिया कि ठीक है, जो ये क्या हो गई, युद्ध विराम रेखा हो गई। आप जानते हैं एलएसी होता है एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो चाइना के साथ है, एलओसी पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, और क्या हुआ, बोला भाई बिना आपस के बातचीत किए हुए अब हम इस रेखा को नहीं बदलेंगे, हम इसको एक तरह से यहाँ पर मान लिया था कि यही हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई है। ठीक है, और क्या किया कि देखिए जितने भी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया गया कि भाई जो इतने आपने पाकिस्तान के सैनिक पकड़े हैं उनको छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, कहते हैं कि देखिए इससे कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो तो रिजॉल्व हुआ ही नहीं। फिर कहते हैं भारत ने 1971 के उसमें जो वॉर में जो हमें एज मिली थी, हमें बढ़त मिली थी, उसका हम फायदा नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, प्रिजनर ऑफ वॉर जो हमने युद्धबंदी बनाए थे उनको छोड़ दिया, और जो हम जितने एरिया, हम लाहौर तक पहुंच गई थी हमारी सेना, हमने वो ये एरिया भी छोड़ दिया। तो कहते ये सब तो कोई फायदे नहीं हो हमारे को, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन ये अगर नहीं छोड़ते तो ये बोला जाएगा इंसानियत के नाते ठीक नहीं होता कि ठीक है उन्होंने सरेंडर किया तो उनको छोड़ना बेहतर था। चलिए, और देखिए, और दूसरा डिस्प्यूट को बढ़ाने में कोई फायदा नहीं था, हम अपनी तरक्की की बात कर रहे थे। और ये कब का टाइम है, जब हमने क्या किया था, जानते हैं आप, 1972 में पोखरण 1, तो हम क्या कर रहे थे, अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहे थे। चलिए, अब देखा जाए तो पाकिस्तान ने बाद में क्या किया, क्या उसने शिमला समझौते को माना? नहीं माना। क्यों? क्योंकि 1991 में उसने कारगिल में फिर अपने सैनिकों को भेज दिया और फिर युद्ध हो गया। तो कुल मिलाकर के वो तो पहले ही टूट चुका था, तो ये तो कहने की बात है। अब यहां पर देखते हैं कि किस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। जीएस पेपर 2 में अगर हम देखेंगे तो अब एक मॉडल मैं आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के संबंधों में शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। भाई पीस बनाने के लिए जो शिमला एग्रीमेंट है एक कोशिश थी, बट क्या हुआ, ये हम देखते दीर्घकालिक समाधान नहीं बन, बट ये लॉन्ग टाइम तक पीस हमारे बीच में बना के नहीं रख पाया। इसके इंग्लिश वाले आपको मिल जाएंगे, राइट। सो अब अगर हम देखें इसमें क्या लिखना होगा हमें, तो हम बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, शांति स्थापना के लिए बनाया गया, दोनों ने बातचीत की कि हम जो भी मुद्दे होंगे हम लोग पीस टॉक करेंगे, बातचीत करके। और एलओसी का हमने यहाँ पे क्या हुआ, निर्धारण कर दिया, और बोला जितने भी प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। अब अगर हम देखें तो तब से फिर कोई हमारा युद्ध नहीं हुआ। अगर हम 1999 की बात ना करें तो हम 72 से 1999 तक काफ़ी लंबा अरसा बिता दिया, और बातचीत से हम लोग मुद्दों को अपने रिजॉल्व कर रहे थे। लेकिन अगर देखें इसकी कुछ लिमिट्स भी हैं, तो कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो लगातार बना रहा, वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। और भविष्य में फिर हम क्या देखते हैं, कारगिल जैसी घटना हो गई, और समय समय पे हम देखते हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे आतंकवादियों को यहाँ पे भेजते रहते हैं। अब अगर हम ये देखें तो कोशिश तो जरूर अच्छी थी, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत अधिक कारगर नहीं रही, बहुत अधिक सफल नहीं रही। क्लियर है? इससे रिलेटेड कुछ अगर हम देखें तो एमसीक्यूज भी हैं, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि शिमला समझौता 1972 का निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया नहीं, वो तो पहले ही ले जा चुके थे, ये अभी नहीं लेके गए, अभी तो बांग्लादेश वाली बात थी।
भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दों को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाएंगे, बिल्कुल सुलझाएंगे। युद्ध बंदियों की रिहाई पर समझौता हुआ, तो क्या आंसर इसका? आंसर 2 और 3, तो मे बी शायद यही होगा, चेक करते हैं। यस, 2 और 3। तो ये कब चले गया? तो ये पहले ही जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो पहला वॉर हुआ था कश्मीर को लेकर के, ठीक है, 48-49 वाला ही। अब देखते हैं अगला, शिमला समझौते पर भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर कब हुए? तो ये आपको पता चल रहा है 72। वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, इसका मतलब आप लोग। चलिए, आंसर छुपाना है बस, ठीक है ना, नहीं तो मुझे पता चल जाएगा। चलिए, अब यहाँ देखते हैं, मैच करते हैं दोनों को। इंदिरा गांधी कहाँ थी भाई? पाकिस्तान की राष्ट्रपति थी। कहाँ की थी? भारत की। शिमला एग्रीमेंट कब होता है? मतलब तारीख एक दिए, कहना अरे ये कोई क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। और जुल्फिकार अली सभी को मालूम है, तो आप तो मैच कर ही लिया होगा, एकदम बोलेंगे ये तो हलवा टाइप का है। ऐसे आते हैं कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे कुछ आएंगे थोड़े से टफ। अब ये हम देखते हैं, असिस्टेंट रीजनिंग का देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको घुमाएगा, ठीक है। शिमला समझौते ने भारत पाकिस्तान विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हटाकर द्विपक्षीय बना दिया। क्या आप मानते हैं कि ये इंटरनेशनल मैटर की जगह बाइलैटरल हो गया? यस, कि हम भाई आपस में दो लोग बैठ के बातचीत करेंगे, हम तीसरे बंदे को नहीं लाएंगे, यही तो हुआ था, बिल्कुल ठीक है, तो बाइलैटरल हो गया ये, ठीक है। फिर क्या हुआ? समझौते में यह उल्लेख किया गया कि सभी मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ता से क्या ये बोला कि हम बैठ के बाइलैटरल टॉक करेंगे? यस, यही कहा गया। क्लियर है? तो आप समझ गए, ए और आर दोनों बोथ आर करेक्ट, और ये क्या हो गया? उसका सही एक्सप्लेनेशन भी हो गया। गुड, सही है, देखिए आपने बताया, मेरे को भी सही लगा कि यही सही है। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, शिमला समझौते के अंतर्गत किस रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया? बताओ भाई इनमें से। रैडक्लिफ, मैकमोहन, डूरन। अब ये लिख लेना कहीं पे, मैकमोहन है भारत और चीन के बीच में, लिख लीजिए कहीं पे, नोट कर लीजिए। डूरंड कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अभी उस पे आ रहे हैं, एलओसी तो सी, आंसर इज सी, ठीक है ना। और ये रैडक्लिफ कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो रैडक्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन भारत और चीन, डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका आंसर तो है शिमला समझौते का कि एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। डूरंड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और उसमें भारत का भी हिस्सा है, क्योंकि जब आप कश्मीर का जो मैप देखेंगे जो पीओके है, तो वो डूरंड जो है वहाँ पे कहाँ, जो वाखान कॉरिडोर, अफगानिस्तान का जो हिस्सा कश्मीर को टच करता है। ओके, सो ध्यान रखेंगे। कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। राइट, बिल्कुल, युद्ध विराम रेखा, एलओसी, सीज फायर लाइन, कि जहाँ पे हम रुक गए थे, सीज फायर लाइन, इसी को एलओसी, ठीक है। किस रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया? तो सीज फायर लाइन, कि जहाँ पे हम रुक गए थे, जहाँ तक हमारी सेना पहुंची थी उसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये आज के लिए इतने थे। तो अब अगर हम यहाँ बात करें कि हमारे को जब ये बात अगर होती, तो इसको तो आप समझ ही गए कि मुद्दा सिर्फ इतना है कि भाई ये अपने लोगों को क्या कर रहे हैं? खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि 4 दिन भी भारत के समक्ष नहीं टिक पाएंगे। अब हमने इतनी बातें की, अब हम थोड़ी सी बातें और करते हैं। क्या सच में ऐसा करना चाहिए, वॉर लड़ना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को? यस आर्या, आप कह रहे हैं नहीं। ठाकुर साहब क्या बात है भाई, ठाकुर साहब मना कर रहे हैं आज तो, बाहुबली। और आप बताइए। अंदर हाँ, लेकिन मुंह पे ना, मतलब ब्यूरोक्रेट बनने लग गए अब, धीरे धीरे दिमाग चलने लग गया आप लोगों की, अंदर से हाँ होगी लेकिन ऊपर से ना। देवेंद्र आप भी बताओ, आपका क्या विचार है? भारत पाकिस्तान का युद्ध होना चाहिए कि नहीं? क्यों भाई, कमाल करते हैं, वो आके मारपीट करके चले आते, आप ऐसे ही छोड़ दोगे? जवाब दीजिए। रणनीति बनाना चाहिए, तो बताओ क्या रणनीति होगी अगर आपको बताया जाए, आप डिफेंस मिनिस्टर हो जाओ, अगर इनकी तरह आप ऐसी बयान आप भी दोगे जैसे कि ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं? लड़ेंगे हम, बिल्कुल, चाहे कुछ हो जाए, घास की रोटी खाएंगे हम, लेकिन आपको नेस्तनाबूद कर देंगे। अब बिलावल भुट्टो बोलता है कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, ऐसी बातें। देखो, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा वॉर की जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हाँ, स्ट्राइक की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान को अच्छे से पता रहे, हम जब मन करेगा अंदर घुसेंगे, मारेंगे और आ जाएंगे। स्ट्राइक का मतलब एक बहुत ही कंट्रोल वे में कुछ ही जगह पे हम अटैक करेंगे। वॉर तो बड़े लेवल पे होगी, हर जगह लड़ाई छिड़ जाएगी, वो हमारे यहाँ बॉम्बिंग करेंगे, हम उनके यहाँ बॉम्बिंग करेंगे,
हमारे सोल्जर्स, उनके सोल्जर्स सब मारे जाएंगे, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अब आप देखो ना, पैलेस्टीन का क्या हुआ, तबाह। यूक्रेन का क्या हुआ, तबाही हो रहा है वो। और उसको उसको चने के झाड़ पे किसने चढ़ाया था, वेस्टर्न कंट्रीज ने। हालांकि वो भी वेस्टर्न कंट्रीज का पार्ट है, लाइक यूरोप के कंट्रीज और यूएस ने। राष्ट्रपति जी बदल गए तो अब देखिए यूक्रेन के साथ क्या होने लग गया। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि पुतिन उनकी बात मान जाएंगे, तो लेकिन अब चीज़ें उल्टी तरीके से चल पड़ी। पुतिन युद्ध बंद करने के लिए तैयार ही नहीं है। कुल मिलाकर के आप एक चीज़ को समझ के चलिए कि युद्ध कभी भी दुनिया के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन कभी लड़ना भी पड़े देश के लिए, अपने लिए, खुद के लिए भी, कई बार आप अपने लिए भी लड़ते हैं, तो लड़िए, पूरी ताकत से लड़िए। वहाँ पे ए फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है कि ये अच्छे लोग मर रहे हैं, बुरे लोग मर रहे हैं, क्योंकि युद्ध जो गोली चलती है ना, वो ये नहीं देखती किसको जाके लगेगी, वो तो जाके लग रही किसी ना किसी को तो हिट करेगी। न्यूक्लियर वेपन गिरेगा तो कुछ ऐसा होगा कि जिन्होंने अच्छे काम किए, पाप नहीं किए, वो बचेंगे, सब मरेंगे, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, सोल्जर हो या सिविलियन हो, सब मरेंगे। मेरा ओपिनियन यह है कि वॉर जैसी चीजें कभी भी अच्छी नहीं होती, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपके मन में हाँ और शब्दों में ना, तो मेरा अंदर से भी ना है, ऊपर से भी ना है। वॉर कभी भी बेनिफिशियल नहीं होती किसी के लिए, लेकिन बहुत मजबूरी हो जाए तब अलग बात है। महाभारत का युद्ध हुआ, कभी अच्छा नहीं हुआ, बहुत नुकसान होता है। देखिए, ये भी सही कह रहे हैं। अब मान लीजिए लंका में युद्ध हुआ था, तो रावण को अकेले मतलब स्ट्राइक करते, रावण अकेले को मार देते तो ठीक है, लेकिन इतने सारे सोल्जर्स मारे गए ना किसी एक व्यक्ति के कारण। यहां पर भी क्या होगा, सरकार ने एक डिसीजन लिया, सोल्जर्स उनके मारे जाएंगे, सोल्जर्स हमारे मारे जाएंगे। तो वॉर अच्छे नहीं होते हैं, तो बेटर है कि हम प्रेशर टैक्टिक्स करें। ये ठीक है, हमने ये जो कर रहे हैं ना, लेकिन अब क्या करेंगे, हमने उस पर डैम ही नहीं बनाए हैं इस तरह के जहां पे वाटर हम रोक पाए। जो बने भी है ना फ्री फ्लो वाले हैं, भाई वाटर रन पूरे टाइम बहता रहेगा, बस बिजली बन रही है, तो हमने पानी को स्टोर करने वाले कोई टैंक नहीं बनाए हैं। जो हमारे डैम बने हुए हैं अभी, वो इस तरह के हैं कश्मीर वाले इलाके में, जहां हम पानी रोक नहीं सकते ज़्यादा, वो जा रहा है, टरबाइन चल रहे हैं, बिजली बन रही है। तो कुल मिलाकर के अब हम अगली चर्चा इस पर करेंगे, क्या हम वाकई में इंडस रिवर पर रोक लगा सकते हैं, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि अकेले यहाँ तक लड़ाई लड़ाई की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आपको सोचना पड़ेगा अपनी विजडम से, अपनी समझ से, तब शायद सही उत्तर निकले। और चाहे हम हो या वो हो, क्योंकि ऑनलाइन तो हमें पाकिस्तानी लोग भी देखेंगे आखिर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो देखेंगे यूट्यूब की दुनिया से, तो वो भी हमें देख लेंगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये कहीं भी अच्छी चीज़ नहीं है। राइट, तो थैंक यू सो मच। बाकी आप अपने विचार, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम अगले दिन कल।